जब तुम्हें बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर 2018 गणित का पेपर जो है बताएंगे कि इस गणित के पेपर में कितने खंड होते हैं या कितने पार्ट्स होते हैं और उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें करके दिखाएंगे। तो पहला खंड होता है वस्तुनिष्ठ या इसको हम बहुविकल्पी कहते हैं। दूसरा खंड होता है अति लघुत्तरीय और तीसरा खंड होता है लघुत्तरीय। पहले खंड में जो बहुविकल्पी होता है उसमें 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है और हर एक प्रश्न के 4 आंसर दिए होंगे ABC या 1 2 3 4 करके। जो उसका सही विकल्प है उसे तुम्हें टिक करना होता है। ये 2018 का पेपर है। इस पे बहुविकल्पी प्रश्न है। इस पे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब हम एक एक प्रश्न को देखते हैं और उसका कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला प्रश्न है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं और या फिर 1 से कटती हैं। यहां पर हम देखें, इसका आंसर है 81 83। 81 हमारी संख्या 9 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। बी हमारा 83 87, फिर है 81 89। 81 89 सी नंबर है। 81 भी हमारा कट रहा है। फिर है 83 और 89। तो 83 और 89, इस पे सही आंसर होगा 83 और 87, यानी इसका बी वाला आंसर जो है सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आते हैं। कह रहा है कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, पहला आंसर है न्यून कोण, दूसरा आंसर है समकोण, तीसरा आंसर है अधिक कोण और चौथा आंसर है सरल कोण। हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं और जो 90 डिग्री से अधिक के कोण होते हैं वो हमारे अधिक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री कहा गया है, तो 90 डिग्री का कोण हमारा समकोण कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। तो 90 डिग्री का कोण, इसका बी वाला सही है, बी। तीसरा प्रश्न है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाए जाने पर उसे कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाए जाने पर उसे कहते हैं। हम जब किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमारी जीवा कहलाती है। पहला आंसर इस पे दिया परिधि। परिधि हमारी पूरे वृत्त की होती है। चाप हमारा एक वक्रीय आकार का होता है। त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है। तो यहां पर सही आंसर बी है, जीवा कहते हैं इसे। चौथा आंसर है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या क्या है। तो वो संख्या हमें बतानी जो को पूरा पूरा 5 से विभाजित हो जाए। देखो, जिस अंक के अंत में अगर 3 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो वो संख्याएं हमारी 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो सकती। यहाँ पर इस पे भी 3 आ रहा है, इस पे 8 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या हमारी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकती। जिस 5 से विभाजित होने वाली वो संख्या जिसमें 5 अगर अंत में आया है, वो संख्या अवश्य हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। तो ये इसका डी वाला आंसर सही, ये 5 से विभाजित हो
5वां क्वेश्चन है 15% का भिन्न रूप होगा। तो 15% का भिन्न रूप अगर हम लिखना चाहें तो 15/100, इसको 5 से हम काट सकते हैं, 5 × 15 और 5 20, यानी ये हो जाएगा 3/20। इसका हमारा 3/20 हो जाएगा। इस पे ए भाग में दिया हुआ है 2/3, बी भाग में दिया हुआ है 5/6, सी भाग में दिया हुआ है 3/20 और डी भाग में दिया हुआ है 1/20। तो इसका सही आंसर हमारा कितना होगा? 3/20, यानी सी इसका जो है सही है। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न में जो हमारा सही होता है ए बी सी, उसको हम देख करके लिख लेंगे। ये प्रश्न नंबर उत्तर 1 का हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ये प्रश्न नंबर 4 का, ये प्रश्न नंबर 5 का। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को जो है हल करते हैं। अब आता है अति लघुत्तरी खंड। ये हमारा पहला खंड है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखिए अति लघुत्तरी खंड है। अति लघुत्तरी खंड में इस पे हम सॉल्यूशन थोड़ा निकालते हैं और इसके सॉल्यूशंस का जो मानक है ये लगभग 30 शब्दों का आंसर होना चाहिए। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो कितने अंक प्राप्त किए? यानी राकेश ने 500 में से 75% अंक, 65% अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो कैसे लगाएंगे? 500 में से 65% हम निकालेंगे, तो 500 का 65%, 65/100। 0 से 0 हम काट देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पे, 55 25 के 5 और 5 6 का 30 और 2 32, यानी इतने अंक जो है राकेश ने पाए। ये हमारा 65% हो गया। तो कितने का? राकेश ने 500 में से 65% अंक कितने मिले उसे? 325 अंक प्राप्त हुए। कैसे हमने लगाया? 500 का हमने 65% निकाला, तो 500 × 65/100, 0 0 कर लिया, 5 का मल्टीप्लाई इस पे किया, तो 55 25, 5 6 का 30 हो गया 325। तो 325 अंक जो है प्राप्त हुए, ये इसका उत्तर हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हल करने का मतलब है कि जो इस पे x है, x की वैल्यू ज्ञात करना। तो x की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे? इस समीकरण में 2 पक्ष हैं, एक ये बायां पक्ष कहलाता है और ये दायां पक्ष कहलाता है। तो जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसको हम एक पक्ष में ले जाते हैं, यानी उसको हम बाएं पक्ष पे ले आएंगे, और जो हमारे जिसको कांस्टेंट राशियां जो होती हैं स्थिरांक, उनको हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो 3x - 5 = x + 3, इस x को हम इधर ले आएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x - x बराबर 3 + 5। ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब 3x में से एक x निकला, कितना बचा? 2x। इधर 5 और 3 हमारे योग हो जाएंगे, तो हो जाएगा 8। हमें ज्ञात क्या करना है? x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 8/2, 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 4, यानी x का मान 4 आ जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, कह रहा है यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है
तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा हमारी कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6 यानी ये हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इकाई हम अवश्य लिखेंगे। अगर हम इकाई नहीं लिखेंगे तो ये जो है पूरा करेक्ट आंसर जो है नहीं कहलाता है। तो जो इकाई हमारी दी होगी भुजा की, सेंटीमीटर अगर दिया सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर दिया तो मीटर लिखेंगे। जो भी इकाई दी होती उसका वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आंसर हम देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। x + 5 का होल स्क्वायर, इसको हम a + b फॉर्मूले से खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab और प्लस b²। ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, यानी दो पदों के योग का होल स्क्वायर। इसमें ये पहला पद, ये द्वितीय पद, प्रथम और द्वितीय पद। तो प्रथम पद का स्क्वायर प्लस प्रथम पद इंटू द्वितीय पद इंटू 2 प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला में से इस्तेमाल अगर करें तो ये आ जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर बराबर x² + 2 × x × 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। ये हो जाएगा x² + 5 × 10 x और प्लस 25। ये इसका होल स्क्वायर कर लिया, ये उसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके सॉल्यूशंस हम निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अति लघु उत्तरी का ही प्रश्न है। अभी प्रश्न नंबर 10 है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। अब यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ, हो सकता है 90 डिग्री दे दिया जाए, या हो सकता है 45 डिग्री दे दिया जाए, या हो सकता है 30 डिग्री दे दिया जाए। तो पटरी प्रकार की सहायता से कोई भी कोण, हम जितने भी मानक कोण हैं उनको बना सकते हैं। देखिए, ये आधार रेखा हम खींच लेते हैं। इस आधार रेखा पर ये इसका बिंदु है, यहाँ पर हमें 60 डिग्री का कोण आंतरिक करना है, यानी बनाना है। प्रकार अपना लेंगे, प्रकार में हम पेंसिल लगाएंगे और किसी भी चाप से हम प्रकार से यहाँ पर नोक रख करके, यानी ए बिंदु पर हम नोक रखेंगे और किसी भी चाप से एक हम चाप ऐसे लगाएंगे। फिर उस नोक को हम इस बिंदु पर रख करके इस चाप को ऐसे काटेंगे। तो जो पहला कटान बिंदु प्राप्त होता है वो हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से हम पटरी और पेंसिल की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अगर हमें 90 डिग्री कोण बनाना हो, अब अगर इसी हमें दूसरे डिग्री कोण बनाने हो तो इसी चाप को, मान लो ये हमारी रेखा है आधार रेखा, मान लो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसी को मान लो ये हमारा चाप लगा, ये यहाँ से हमने चाप लगाया, इसी चाप से हमने यहाँ पर नोक रखी और एक चाप ये मारा और दूसरा चाप ये मार दिया। तो दूसरा जो चाप मारेगा वो हमारा 120 डिग्री पर मारेगा। ये एंगल हमारा 120 डिग्री का बनेगा। अब अगर हमें 90 डिग्री का बनाना है तो उसी चाप से हम इस नोक, यहाँ पर नोक रखें और एक चाप ऐसे लगावें और यहाँ पर नोक रखें, एक चाप ऐसे लगा दें।
तो ये जो काटान बिंदु होगा ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना देगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब अगर 90 डिग्री का हम अर्धक कर दें, इसके आधे से ज्यादा चाप लेकर के एक इधर से मार दें, एक इधर से मार दें, तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी अर्धक बन जाएगा। इसी तरह अगर हमें 30 डिग्री का बनाना है तो 60 का हम अर्धक बना सकते हैं कि 60 का हम यहाँ से चाप को एक ऐसे मारे, यहाँ से एक चाप को ऐसे मारे और इसको हम मिला दें कटान बिंदु को, तो ये हमारा कोण 30 डिग्री का बन जाता है। तो पट्टी प्रकार की सहायता से हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 15 का, अगर हम 30 का आधा कर दें 15 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण का अर्धक कर दें। अगर हमें 60.5 डिग्री का बनाना है तो हम 15 डिग्री का अर्धक कर दें। अगर हमें 22.5 डिग्री का बनाना है तो हम 45 कोण का अर्धक कर दें। तो पट्टी प्रकार की सहायता से कोणों को हम आसानी से बना लेते हैं। अब रचना लिखने की बात अगर आती है तो रचना हम लिख देंगे। सर्वप्रथम हमने ए को AB रेखा खींची, AB, ए को केंद्र मान करके किसी चाप से एक हमने चाप काटा। इस कटान बिंदु O से हमने इस चाप को पुनः काटा, जहां पर कटान बिंदु प्राप्त होता है वहां से ए को हमने मिला दिया, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे इसकी रचना भी लिख दी जाती है, अगर रचना पूछी गई है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं 12, 39 और 243 का मासापा ज्ञात कीजिए, का मासापा ज्ञात कीजिए। तो इसका मासापा हम निकालेंगे कि 12 और 39 और 243। तो ये संख्याएं हैं 12 के स्थान पर 13, 39 और 243 का मासापा ज्ञात करना है। तो मासापा ज्ञात करने के लिए हमने दो विधियां बताई हैं, और दो विधियां ऐसी होती, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भागफल विधि। तो चाहे तो हम भागफल विधि लगाएं और चाहे हम गुणनखंड विधि लगा दें। तो गुणनखंड विधि लगाते हैं तो 13 का 13 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 13 × 39 यानी 3 × 13। इसी तरह इसको हम काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 × 13 तो 21 आ जाएगा। तो इसका मासापा, चूंकि 13 हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे सब विभाजित हो जाता है, तो इसका मासापा 13 हो जाएगा। और अगर हम इसको भाग विधि से लगाते हैं तो भाग विधि हम देख रहे हैं कि 13 का भाग हमने दिया 39 में, तो कितनी बार गया, 3 बार, पूरा का पूरा कट गया। अब अगर हम 13 का भाग इस पे देते हैं, 13 भागे तो 273, तो 13 दूनी 26, एक बचेगा 13, 13 × 9 13, ये भी हमारा पूरा पूरा कर गया। इसका मतलब मासापा जो है वो इसका 13 ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर 13 आ गया। समझ में आ गया। अगर इसी को हम गुणनखंड विधि से लगाते हैं तो गुणनखंड विधि से 13 का हमने किया, 13 बराबर 1 × 13, फिर इससे हमने किया 39 का, ये हो जाएगा 3 × 13, फिर हमने किया 273 का, ये हो जाएगा 3 × 7 × 13। मासापा में हम जानते हैं कि जो तीनों में कॉमन होता है वो हमारा उसका होता है मासापा। तो 13 इसमें भी, 13 इस पे भी, 13 इस पे भी, यानी ये जो है ये संख्या 13 ये तीनों में उभयनिष्ठ है, यानी तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका मासापा हो जाएगा 13। क्लियर। तो दोनों विधियों से हमने बता दिया, भाग विधि से भी कैसे लगाएंगे और गुणनखंड विधि से कैसे लगाएंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारे लघु उत्तरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हमारे थे बहुविकल्पी। प्रश्न नंबर 5 से लेकर के 6 से, प्रश्न नंबर 6 से लेकर के 11 प्रश्न नंबर तक ये थे अति लघु उत्तरी।
अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 से लेकर के 18 तक हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो देखिए पहला 12 नंबर प्रश्न क्या है कि एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का क्रय मूल्य। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है कि एक साइकिल 1800 रुपए बेचने पर 10% की हानि होती है। तो कह रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी हुई है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, कितनी हानि होती है? 10% की। तो प्रतिशत हम कितने मानते हैं? 100 में। इसका मतलब है कि 90 रुपए विक्रय मूल्य होने पर, चूंकि 90 रुपए विक्रय मूल्य है होने पर क्रय मूल्य 100 रुपए होता है 100 रुपए। इसलिए 1 रुपए विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/90। ठीक, अब इसमें कितना कह रहा है? विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपए। तो 1800 रुपए पर विक्रय मूल्य कितना होगा? इसलिए 1800 रुपए पर विक्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा 100/90 इंटू 1800। काट दीजिए, 1 0 से कट गया, 9 से हमने काटा, 9 दूनी 18, 200 आ गए, 1 0 ये कुल मिला करके हो गया 2000। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 2000 रुपए होगा। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? एक कह रहा साइकिल का 1800 रुपए बेचने पर 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो जब 100 रुपए हम मानते हैं तो 100 रुपए में 10% की हानि होती है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जब 90 रुपए था तो क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। इसलिए एक पर कितना हो जाएगा? 100/90। इसलिए 1800 रुपए पर कितना हो जाएगा? 100/90 इंटू 1800। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 13 देखते हैं। कहते हैं ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज हमारे 2 होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यहाँ पर हमें पूछा क्या है? साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुण समय बटे 100। अब मूलधन हमारा कितना है? 500 रुपए। समय कितना है? 3 वर्ष। दर कितनी है? 12%। ये इस पे हमारा लगा दें तो मूलधन हो गया हमारा 500, दर हो गई 12, समय हो गया 3 वर्ष बटे 100। 0 0 कट गया तो 12 36, 12 पंचे 60 और 60 त्रिक 180, यानी 180 रुपए हमारा इसका जो है साधारण ब्याज बनेगा। 180 रुपए 180 रुपए। अब देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि x y माइनस जेड प्लस y z माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई को सरल कीजिए।
तो ऐसे प्रश्न को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हम पहले तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे कैसे, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे y का करेंगे, इस पे z का करेंगे। तो x का हमने y में किया तो xy आ गया, x का हमने z में किया तो माइनस xz आ गया, प्लस इसी तरह इसको तोड़िए, y का z में किया तो yz आ गया, y का x में किया तो xy हो गया। इस पे देखिए प्लस zx माइनस zy। अब देखिए ये xy प्लस का है और ये xy माइनस का, ये इससे कट जाएगा। ये xz माइनस का, ये zx हमारा या xz ये प्लस का हो गया, इससे कट जाएगा। yz और zy एक ही बात है, तो ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब इसका सरल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इसका आंसर शून्य आएगा। समझ में आ गया? देखिए ये लघु तरीका 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। कोई छात्रावास है, उसमें 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। इस समानुपात की हमारे सवाल हैं, इनको हम लगाते हैं कि छात्र और दिन, छात्र और दिन। पहले छात्र हमारे कितने, 50, दिन कितने लगते हैं, 40, यानी 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। फिर कह रहा है कि 30 छात्र और आ गए, तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 30, यानी 50 धन 30, यानी छात्र हो गए हमारे 80। मान लो कि अब भोजन सामग्री x दिन के लिए ही हमारी लगती है, तो इस चिन्ह को तो हम सीधे सीधे x की ओर लगा देते हैं। ठीक, इसमें कोई हम चेंजमेंट नहीं करेंगे। इस पे जिधर हमने x माना है उधर हम x की तरफ ही एरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर एरो कैसे लगेगा, इसी के पैरेलल लगेगा या इसके विपरीत दिशा में लगेगा या इसी दिशा में लगाएंगे, ये इस पर निर्भर करेगा। देखो अब देखते इससे हैं कि जब छात्र 25 हैं तो भोजन सामग्री 40 दिन की है। ठीक, अब जब छात्र 80 हो गए, यानी छात्रों की संख्या ज्यादा हो गई, तो भोजन सामग्री कितनी हो जाएगी, भोजन सामग्री कम हो जाएगी, क्योंकि 50 छात्र 40 दिन में खाते थे। अब जब छात्र हमने बढ़ा दिए तो जल्दी समाप्त हो जाएगा भोजन, यानी कम हो जाएगा। तो इस पे अनुपात कैसा हो जाएगा, उल्टा अनुपात हो जाएगा, यानी एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इस पे हम विपरीत दिशा में एरो लगा देंगे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि x/40 इज इक्वल टू 50/80, इसलिए x बराबर 50/80 इंटू 40। 40 से सीधा हमने काटा 2 से काट दिया इसे 25, यानी अब भोजन सामग्री मात्र 25 दिन ही चल पाएगी। ठीक, तो अगर हम छात्रों की संख्या बढ़ाएंगे तो भोजन सामग्री जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो आंसर इसका आ जाएगा 50 दिन। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी गत्ते की चौड़ाई क्या होगी। हम जानते हैं गत्ता कैसा है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया, 117, लंबाई कितनी दी हुई है, 13, चौड़ाई हमारी निकालनी है।
तो चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, उधर जाएगा। तो 117/13 बराबर चौड़ाई। काट दो। 13 नाम यहाँ कितना होता है, 117, यानी चौड़ाई बराबर आ गई 9। यही हमारा 9 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आज का क्षेत्रफल लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमने रख दी, चौड़ाई डिवाइड कर दिया तो निकला है 9 सेंटीमीटर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। हम जानते हैं चाल बराबर होती दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो चली गई दूरी उस ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होती है। ये बात ध्यान रख लीजिए। और जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, उस समय चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी किसको पार करी, खंबे को। तो खंबे तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई कितनी, 270। समय कितना लगा, 9 सेकेंड। तो दूरी हो गई 270/9, काट दिया तो 9 त्रिक 27, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी चाल हो जाएगी। लेकिन इस चाल किस पे निकली, इसकी क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। पूछा किस पे गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए इस पे हम 30 × 18/5 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी मीटर को हम किलोमीटर बना देंगे, 1000 से भाग देंगे, और सेकेंड को हम 60 × 60 यानी 3600 से डिवाइड करेंगे, यानी कुल मिलाकर के आ जाता है 18/5। तो 18/5 से अगर हम गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकेंड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो इसे काट दीजिए, 5 छक्का 30, 6 का गुणा कर दीजिए, 6 × 48, 6 का 9, 6 × 4 10। तो 108 किलोमीटर प्रति हावर, ये हमारी इसकी स्पीड यानी चाल हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर जो है, ये ग्राफ का प्रश्न है। ग्राफ हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं ग्राफ इस पे डीएलएड में। एक होता है पिक्टोग्राफ, एक होता है पाई ग्राफ, और एक होता है आयत ग्राफ। तो ये इस ग्राफ में, ये जो पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ को हम कैसे बनाते, इस पे हम मान लेते हैं, माना पैमाना मान लेते हैं, माना एक फूल बराबर 50 नग। 50 नग का मतलब 50 फूल के बराबर है। ये हम टेबल बनाएंगे और इस पे हम लिखेंगे गुलाब, लिखेंगे गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। ये हमारे फूल हो गए।
तो ये देखो ग्राफ का सवाल है, पिक्टोग्राफ का सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रकार के फल लगाए गए हैं, सारणी में पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ 3 होते हैं, यहाँ पर पिक्टोग्राफ है हमारा, एक पाई ग्राफ है, एक आयत ग्राफ होता है। तो ये पिक्टोग्राफ में हम गेंदों फूलों के नाम लिख लेंगे, गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया और रजनीगंधा। अब हमने पैमाना माना एक फूल बराबर 50 नग। पैमाना ऐसा मानते जिसपे हमारी जो अधिकतम संख्या है वो हमारी आ जाए। तो यहाँ पर यानी एक फूल बराबर 50 नग, यानी 50 फूलों के बराबर है। तो 50 फूल, 50 से जब इस पे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी 6 फूल हमें इस पे बनाने। फूल हम ऐसे बना लेंगे, कोई भी एक आकार फूल का ले लो। ये 300 में हमारे 6 फूल हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इस पे गेंदा, गेंदा के कितने 250, 250 में 50 के हिसाब से 5 फूल हमारे बन जाएंगे। ये से 5 फूल हो गए, यानी 250 हो गया हमारा। जूही के हैं 50, यानी 150। तो नहीं, जूही के हैं 100, 2 ही फूल बन पाएंगे इस पे पैमाने के आधार पर। ये 2 फूल हो गए हमारे जूही के। डहेलिया, डहेलिया में 150, 3 फूल हो जाएंगे। रजनीगंधा में 450 फूल है, यानी 50 फूल एक नग के बराबर, तो 5 बताए से 9 नग बनाने पड़ेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 फूल इस पे जो है हमने बना दिए। तो ये हो गया तुम्हारा 300 के बराबर, ये हो जाएगा 250 के बराबर, ये हो जाएगा 100 के बराबर, ये हो जाएगा 150 के बराबर, ये हो जाएगा 450। इस प्रकार से ये ग्राफ हमारा जो है पिक्टोग्राफ। ओके, ग्राफ। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 18 प्रश्न होते हैं। तो बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो 5 अंक के, प्रश्न नंबर 6 से लेकर के प्रश्न नंबर 12 तक हमारे एक नंबर के अति लघु उत्तरी, और प्रश्न नंबर